हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और इसमें लेकर आए हैं हम लोग सेक्शन बी के क्वेश्चन को, आपके सिंपल क्वेश्चन पेपर का। और आपको पहले भी बता दिए हैं कि सिंपल क्वेश्चन पेपर का ही सॉल्यूशन नहीं है, इसमें वो हर तरह का कॉन्सेप्ट बताएंगे जो आपके टर्म 2 एग्जामिनेशंस में आएगा। क्यों? क्योंकि जो भी सीबीएसई ने इस बार डिसाइड करने वाला है वो आपको इसी तरह का पैटर्न का पेपर देगा। क्यों देगा? क्योंकि आपका जो टर्म 1 का पेपर था उसमें हार्ड क्वेश्चन सेट हो गया था, सबको मालूम है। तो इस बार क्या करेगा सीबीएसई, जो आपको सिंपल क्वेश्चन पेपर दिया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देगा। तो इसीलिए उस तरह का जो कॉन्सेप्ट जो भी यूज होगा वो कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन के साथ बताते चलेंगे। तो इसलिए आप एकदम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देखें और समझें, ताकि आपका टर्म 2 में बहुत ही अच्छा मार्क्स आ जाए। तो आपका इंटीग्रेशन जो दिया हुआ है वो आपका पार्शियलाइजेशन का है। देखिए यही क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स। नीचे का डिग्री ऊपर से ज़्यादा हो गया पार्शियलाइजेशन। ये क्वेश्चंस आपको पहले भी बताए हुए हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वैसे अभी बता भी देते हैं। ठीक है, क्या होगा देखो, क्या होगा देखो। यहाँ पे पार्शियलाइजेशन का क्वाड्रेटिक का कैसे बदलते हैं आपको मालूम होगा, और लीनियर को कैसे बदलते हैं आपको मालूम होगा। ये क्वाड्रेटिक है तो हम लोग इसे ax प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ऊपर वाले को देखते ही नहीं है, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। इस x को कैसे बदलें, तो प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बस x केवल है नीचे, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया dx। अब आपको क्या करना है कि a का, b का, c का वैल्यू निकालने की जरूरत है। तो हम बताए थे कि c का वैल्यू आप, ये जो केवल लीनियर है x वाला, इसका वैल्यू आप ट्रिक से निकाल सकते हो। और इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर जो a और b है, इसको हम लोग इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से, या फिर ये मानेंगे कि ये दोनों आइडेंटिटी है। तो भैया x के किसी भी वैल्यू के लिए ये सही है, क्योंकि ये चीज़ ही ना ये चीज़ लिखे हैं, हम क्वेश्चन थोड़ी बदल देंगे। इसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब हम इसी को इंटीग्रेशन में ऐसे लिख रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ सेम है। तो अगर ये आइडेंटिटी है, यानी कि ये एक फार्मूला है मान लो, मतलब दोनों अगर हू बहू एकदम बराबर है, तो x के सभी वैल्यू के लिए भी बराबर होगा। तो हम इसमें x का खुद से अपने मन से वैल्यूज को पुट करेंगे। तो सबसे पहले ये देखो कि c के वैल्यूज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर c पुट c के नीचे क्या है, x इक्वल टू 0। वही ट्रिक है, यही ट्रिक है। अगर आपको ट्रिक को समझना है तो हम पार्शियलाइजेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पे जाके देख सकते हैं पार्शियलाइजेशन का वीडियो। ठीक है ना, पार्शियलाइजेशन का जो भी वीडियो है आपका 7.5 जो एनसीईआरटी का है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो पुट फॉर सी पुट x बराबर 0 किस में, तो इन इस एक्सप्रेशन में, किस में, तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये x को छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम x को रख देंगे और 0 पुट कर देंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 पड़ जाएगा। तो c बराबर क्या लिख देंगे, x बराबर 0 उसमें पुट करना है, तभी ना c आएगा। तो ये हो गया हमारा 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 स्क्वायर और प्लस 1, यानी कि c का वैल्यू 1 आया। ठीक है, अब फॉर a एंड b पुट x इज इक्वल टू 1 बोथ साइड, x इज इक्वल टू 1 बोथ साइड, क्योंकि ये दोनों चीज सेम है। तो अगर x बराबर 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 1 प्लस 1 होगा डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 होगा और इंटू 1 होगा। और उधर जब पुट करेंगे तो ये a इंटू 1 होगा प्लस b होगा और डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 होगा और प्लस c डिवाइडेड बाई x का मतलब 1 होगा। तो c तो हमारा निकला हुआ है 1 यहाँ से, तो c का वैल्यू हम 1 डायरेक्ट रख भी सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2 और ये भी आ पाएगा 2, तो 2 से 2 कट गया तो ये भी 1 आएगा, तो 1। और ये हमारा c भी 1 है, इधर आके -1 कर देंगे उस c को, और इधर हो गया हमारा a प्लस b और डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो 0 हो गया है ना, तो 0 हो गया। इसका मतलब हो गया कि a प्लस b का वैल्यू 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर हमारा -b हुआ। तो a और b का किसी का भी वैल्यू निकल जाएगा तो मेरा काम बन सकता है। तो ये तो आइडेंटिटीज है, इसमें हम x का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो x बराबर 1 पुट किए, अब x बराबर 1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि a और b और c 3 अननोन है, तो 2 इक्वेशन से थोड़ी हो जाएगा, है ना। c तो निकल गया, तो a और b 2 अननोन है, तो a और b 2 अननोन है, तो 2 सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ेगा। तो अब अगली बार इसका प्रिंट कर लीजिए, फिर अगली बार लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूट x बराबर -1, है ना। पुट नाउ पुट x बराबर -1 बोथ साइड।
तो -1 पुट करोगे तो ये क्या आएगा, -1 + 1 और नीचे आपका क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, -1 + 1 डिवाइडेड बाई -1 का स्क्वायर और +1 और इंटू में फिर -1। कोई महत्व नहीं है क्योंकि ये 0 हो जाएगा। आरचेस में देखो -1 पुट करके ये आएगा -a + b और डिवाइडेड बाई -1 का स्क्वायर +1 और प्लस c का वैल्यू तो तुम्हारा 1 आया हुआ है, तो 1/x का वैल्यू तुम -1 डाल दो, ये हो गया। तो ये तो 0 हो गया, 0 = -a + b और डिवाइडेड बाई, देखो ये 1 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 1 और 1 2 हो गया और ये आपका -1 होगा। तो अब हमको इसको इधर भेजना है ना, इधर भेजना है, भेजा जाए, यहाँ पे जगह बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -a + b डिवाइडेड बाई 2 = 1, क्योंकि -1 इधर आएगा तो +1, फिर 2 को उधर भेजें तो -a + b = 2। अब यहाँ पे a का वैल्यू -b रख सकते हो, a का वैल्यू -b यहाँ रख सकते हो, तो ये माइनस पहले से है, ये भी माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि b + b = 2, यानी कि 2b = 2, यानी कि b = 1। तो a का वैल्यू -1 क्योंकि -b के बराबर है, और c का वैल्यू हमारा 1 आया हुआ है पहले से, c का वैल्यू हमारा आया हुआ है 1 पहले से। तो a b c जब आ गया तो इंटीग्रेशन अब आसान हो जाएगा, क्योंकि अब हमको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है केवल, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब ये हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x + 1 डिवाइडेड बाई x² + 1 इंटू x बराबर इंटीग्रेशन, a का वैल्यू -1 है तो ये -x हो जाएगा, प्लस b का वैल्यू 1 है तो +1 डिवाइडेड बाई x² + 1, फिर प्लस इंटीग्रेशन या फिर प्लस c ही लिखो पहले, तो c का भी वैल्यू हमारा 1 ही है, तो 1/x और dx। देखो पार्शियलाइजेशन में क्या होता है कि बस एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज किया जाता है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। एलसीएम लेके देख ही लिया जाए कि क्या आ रहा है। तो x² + 1 और x का एलसीएम क्या होगा, x² + 1 इंटू x। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, -x² और x का 1 में होगा तो +x, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो +x² और +1। अब ये क्या होगा, ये इससे कट जाएगा और x + 1 लौट आया और नीचे आपका x² + 1x लौट आया। तो बस पार्शियलाइजेशन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जाता है, ठीक है जी। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, नीचे वाला का DC ऊपर सेट कर दो, नीचे वाला का DC ऊपर सेट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन x² + 1 का DC क्या हो जाएगा, 2x। आपको मालूम होगा कि कैसे बनाया जाता है ना। x² का DC हमने क्या सेट कर दिया, x² + 1 का 2x, तो यहाँ पे तो -x है, तो यहाँ पे कैसे मैनेज होगा, -1/2 लिखना होगा, और ये कट जाने के बाद एक 1 भी बच रहा है तो वो +1 रहेगा। इसका DC ऊपर सेट हो गया, लेकिन -1/2 भी लिखेंगे, और प्लस 1/x का इंटीग्रेशन तो आप जानते ही हो, ln x + c, और ये डिवाइड में रहेगा, ये डिवाइड में रहेगा x² + 1, ठीक है जी। तो अब क्या करो, ये x² + 1 को इसमें और इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो -1/2 इंटीग्रेशन 2x/x² + 1 और प्लस इंटीग्रेशन 1 है ना x² + 1 और प्लस ln mod x + c, ठीक है ना। चलिए अब जरा आगे इंटीग्रेशन कर लिया जाए। देखिए ये -1/2 है, और ये ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 है, यानी कि आप कह सकते हो कि 1 फंक्शन है, और इस फंक्शन का DC 2x यहाँ मौजूद है ना, 2x dx, प्लस 1/1 + x² का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप लिख सकते हैं tan 1x + c, और प्लस ln x और प्लस c तो आप था ही, तो ये c1 मान लो, ऐसे c2 मान लो, c1 यहाँ का इंटीग्रेशन यहाँ का इंटीग्रेशन मिलके अलग हो गया, क्योंकि पहली बार में जो इंटीग्रेशन आया था उसमें c1 माने थे, इसका इंटीग्रेशन में हमने c मान लो कुछ माने कांस्टेंट, ई कांस्टेंट दोनों मिलके c2 हो गया, क्योंकि इसके इंटीग्रेशन में भी एक कांस्टेंट आएगा। अब देखो ये -1/2, ये 1 फंक्शन और f' का ln mod x, तो ln x² + 1 प्लस
टेन इनवर्स एक्स प्लस ln mod x और प्लस कैपिटल C लिख दो सीधे, है ना। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं आपका। कह रहा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स इंटू साइन वाई बाई एक्स। तो अगर साइन वाई बाई एक्स है तो हम ये सोच सकते हैं कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे बन सकता है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे बनने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, अगर देखो इसका भी डिफरेंशियल इक्वेशन का भी अगर आपको नहीं समझ में आता कि कैसे किया जाता है तो बहुत बढ़िया लेक्चर बना हुआ है, इसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन करके, वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ सकते हो। एकदम कॉन्सेप्ट, डिग्री, ऑर्डर और डिफरेंशियल इक्वेशन तीनों तरह का क्वेश्चन बताया गया है और वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, गारंटी के साथ कहते हैं, क्योंकि उस तरह से बताया गया है। वीडियो बनने के बाद हमने भी देखा तो हमको लगा कि वाह क्या बात है, तो जरूर उसे आप देखें, हम रिकमेंड करेंगे आपको, है ना। आप प्लेलिस्ट में जब भी जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि x से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, दोनों तरफ x से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये इधर x से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा और ये y बाई एक्स हो जाएगा और माइनस x से x कट जाएगा और ये साइन y बाई एक्स हो जाएगा, है ना। क्योंकि कैसे डी वाई बाई डी एक्स को ही बचाया जाता है इधर LHS में जब होमोजेनियस होता है। तो अब y बाई एक्स रिपीट कर रहा है तो हम ये मान लेते हैं कि ये होमोजेनियस में कन्वर्ट हो गया जब y बाई एक्स आ जाता है। तो y बाई एक्स को क्या मान लिया जाता है, कुछ मान लिया जाता है, y बाई एक्स को हम मान लेते हैं t। तो y बाई एक्स को t मानोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू टी। अब डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। क्या होगा, y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे क्या करेंगे कि x बाहर, है ना, या फिर ऐसे t बाहर और x का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर प्लस, अब हमारा x बाहर और t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt बाई डी एक्स। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आया हमारा वो कितना आया, t प्लस एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ जो डी वाई बाई डी एक्स दिखाई दे रहा है इसी की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो और यहाँ पे नीचे लिख दोगे कि पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 और उसके बाद का स्टेप आप देखो, ठीक है जी। उसके बाद का स्टेप आप देखो, ये बात हमेशा याद रखना कि y बाई एक्स जो है वो तुम्हारा t है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसको मिटाते हैं, है ना, इसको मिटाते हैं। अब ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, t प्लस एक्स इंटू डी टी ओवर डी एक्स, है ना, t प्लस एक्स इंटू डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स को हम क्या लिख देंगे यहाँ से t और माइनस साइन, और साइन के बाद वाई बाई एक्स को हम क्या लिख देंगे यहाँ से t। तो ये अब हम मिटा सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दिए हम। अब ये t से t कट जाएगा और डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, x के साथ इंटू है और इधर हो जाएगा हमारा माइनस साइन टी। अब वेरिएबल से वेरिएबल लगा दो, dt की तरफ साइन टी, x की तरफ dx। कैसे कैसे, तो एक काम करते हैं, dt ओवर ये माइनस साइन टी उधर चला जाएगा, है ना, या फिर केवल साइन टी भी कर सकते हो, है ना। तो साइन टी ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर क्या हो जाएगा हमारा 1 बाई एक्स हो जाएगा और dx हो जाएगा क्योंकि ये x ऊपर है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो 1 बाई साइन टी है तो इंटीग्रेशन ऑफ हम क्या कर देंगे, ये कॉसेक टी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक टी डी टी, और ये माइनस बाकी है, याद रहे, है ना, माइनस बाहर है। और यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते ही हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक टी क्या होता है, तो ये हो जाता है ln मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स, एक्स नहीं होगा बल्कि टी होगा, यहाँ पे टी और यहाँ भी टी, ln मॉड कॉसेक टी माइनस कॉट टी, और इधर हो जाएगा माइनस बाहर और 1 बाई एक्स का ln मॉड एक्स, है ना, और प्लस ln सी भी लिख सकते हो, ln सी भी लिख सकते हो, ठीक है जी। चलिए, तो अब जरा इसका देखा जाए आगे कहानी क्या होगी। टी का वैल्यू आपको पुट करना होगा, ठीक है ना। टी क्या था आपका, यहाँ से y बाई एक्स था, तो इसे याद रखो, t बराबर y बाई एक्स। तो चलो सब्स्टिट्यूट किया जाए, तो कितना हो जाएगा हमारा। सबसे पहले तो ये बताओ
कि अगर सब जगह लॉग लगा हुआ है तो लॉग की प्रॉपर्टी थोड़ा सा यूज करो। यहाँ पे ln और मॉड कॉसेक टी रहने दो अभी, माइनस कॉट टी रहने दो, और बराबर के उधर हम क्या लिख सकते हैं, ln c है ना, ln c है और माइनस x है, तो हम लिख सकते हैं ln c बाई x, क्योंकि ln a माइनस ln b जो होता है वो हो जाता है ln a माइनस b जो होता है वो ln a बाई b हो जाता है। तो c ऊपर है और x में माइनस था तो वो हो जाएगा। अब यहाँ भी ln यहाँ भी ln, दोनों कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कॉसेक t माइनस कॉट t इज इक्वल टू c बाई एक्स। ठीक है, c बाई एक्स। चलिए अब t का वैल्यू पुट कर दो, तो t हमारा क्या था y बाई एक्स, तो ये हो जाएगा कॉसेक y बाई एक्स और माइनस कॉट y बाई एक्स इज इक्वल टू c बाई एक्स। अब इस x को हम चाहें तो LHS में भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉसेक y बाई एक्स माइनस कॉट y बाई एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू c। ठीक है ना, यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोशिश मत करना, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट रखा जाता है वो c भी लिखा जा सकता है और ln c भी तो एक कांस्टेंट ही है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। ये आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का और वाला पार्ट। क्या कह रहा है कि फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दैट y इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू 2 बाई 1 प्लस साइन एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशंस को निकालना है। तो अगर पार्टिकुलर सॉल्यूशंस को निकालना है तो सबसे पहले हम लोग जनरल सॉल्यूशन से निकालते हैं, और लास्ट में ये बोलते हैं कि जब x बराबर पाई बाई 4 है तो y इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 है तो y इक्वल टू 0 है। तो x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों डाल के वो कांस्टेंट जो हमारा आता है इंटीग्रेशन में वो c का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करें, तो ये सीधा आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें ये आपका fx का काम कर रहा है और ये आपका gx का काम कर रहा है, जिसे आप p भी बोलते हैं और q भी बोलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने आना चाहिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e का पावर इंटीग्रेशन जो y का कोफिशिएंट होता है dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होने के बाद। तो यहाँ पे तो dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 है ही, तो y का जो कोफिशिएंट है उसका इंटीग्रेशन, तो ये cot x और dx है ना, cot x और ये कर देंगे dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या आ जाता है, ln sin x। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास e है और यहाँ log है, तो इसका भी बेस तो e माना जाता है। अब दोनों सेम हो जाता है अगर, तो ये हम लोग इसको आर्गुमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ये हमारा sin x आया। अब सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय किस तरह से, तो सबसे पहले y में हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर का गुना करते हैं और इक्वल टू आप क्यों लिखते हो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ हम तो लिखते हैं RHS इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx। कुछ लोग यहाँ पे RHS की जगह पे q भी लिखते हैं, जो लोग ये q मानते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे p dx लिखते हैं जो लोग इसे p मानते हैं, तो वो अपना अपना तरीका है। तो अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि y इंटू आपका साइन एक्स हो जाएगा और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ RHS क्या है तुम्हारा, ये पूरा RHS होता है जो q होता है, तो ये हो गया 2 बाई 1 प्लस साइन एक्स और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वो है आपका साइन एक्स और dx। ठीक है, अब इसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना है, तो ये जो 1 प्लस साइन एक्स आप देख रहे हो और ऊपर में साइन एक्स देख रहे हो, ये दो तो हमारा कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, है ना, यानी कि y साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर कर लो, इसे क्या कर लो साइन एक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स। अब एक काम करो, यहाँ पे साइन एक्स है और नीचे 1 प्लस साइन एक्स है, तो तुम क्या करो कि इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, इस साइन एक्स को, उसको +1 -1 कर दो, है ना। +1 -1 करने से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन में बदलाव नहीं होगा, लेकिन हम ये साइन एक्स +1 को इसके साथ ऑपरेट कर देंगे। एक बार इससे डिवाइड करेंगे ये पूरे को, एक बार 1 को डिवाइड करेंगे, तो ये y साइन एक्स इज इक्वल टू 2 तो बाहर रहेगा और ये हो जाएगा, इससे कट जाएगा ना, जब हम साइन एक्स +1 बाई 1 प्लस साइन एक्स करेंगे तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स dx होगा।
अब इसके बाद इंटीग्रेशन करने का बहुत सारा तरीका है उस चीज को, ठीक है। एक तो कुछ लोग बोलते हैं कि साइन को क्या कर दो, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी कि पाई बाई 2 माइनस एक्स, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लिख लीजिए, वहां से बना लीजिए। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि साइन एक्स को आप क्या लिख लो, ये जो फॉर्मूला आप लिख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, साइन एक्स का एक फॉर्मूला होता है टेन के टर्म में 2 tan x बाई 2 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये फार्मूला होता है साइन का। तो इस पे भी जब ऑपरेट करोगे तो इससे भी बनेगा, ठीक है जी। तो हम इसी से बनाते हैं आपका, ठीक है ना। या फिर अगर ये फार्मूला अगर आपके लिए हार्ड है तो आप इस तरह से बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो काम करते हैं ना, इसी से बनाते हैं, ठीक है ना, इसी से बनाते हैं। तो ये हो गया 2 1 का इंटीग्रेशन, तो x का रील लोगे, है ना। अब इस ब्रैकेट को तुम क्या करो, कुछ देर के लिए भूल ही जाओ, मैंने 2 को अंदर भेज ही दो, उससे ज़्यादा होगा कि टेंशन कम होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा y साइन एक्स इज इक्वल टू 2 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ये 2 उधर भी जाएगा तो -2 इंटीग्रेशन, ये तो हमारा 2 बाहर है, और 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स को लिख देंगे 2 tan x बाई 2 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये dx। ऐसा क्यों किए, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और ऊपर हम इसको लेके जाएंगे तो टेन एक्स बाई 2 का डीसी ऊपर रहेगा सेक, है ना, इसका डीसी ऊपर रहेगा सेक। चलिए जरा देखिएगा, है ना। पहले तो एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम कितना है, यहाँ के बाद एलसीएम वाला काम हम लोग इधर करेंगे, तो इसको मिटा देते हैं। ये आएगा हमारा y साइन एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 2 इंटीग्रेशन, ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 जो एलसीएम आएगा इन दोनों का, ध्यान से सुनिएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और डिवाइडेड बाई, जब एलसीएम लिए थे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होना है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस 2 tan x बाई 2 और ये dx। अब तुम्हें क्या करना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का फॉर्मूला लिख दो सेक वाला, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर को पहले लिख दो, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2 और प्लस 1 dx। अब क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना है, ये तो ढो के चलना ही है ना, ये 2 ढो के चलना ही है। अब तुम्हें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट, क्या, पुट 10x बाई 2 इज इक्वल टू टी। जैसे ही 10x बाई 2 को टी पुट करोगे तो यहाँ से आएगा डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर x बाई 2 का 1 बाई 2 और फिर x का dx और इज इक्वल टू dt। तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx क्या आ जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx आ जाएगा हमारा 2 dt आ जाएगा। तो ये हम लिखेंगे आगे, ठीक है। तो अब इसको भी मिटाते हैं, अब सब्स्टिट्यूट करिए, है ना, इस वैल्यूज को यहाँ पे, तो y साइन एक्स क्या हो जाएगा हमारा, क्या दिख रहा है अभी हमारा, दिख रहा है ये y साइन एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 2 इंटू ये सेक स्क्वायर एक्स dx को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 dt। तो ये हो गया हमारा 2 dt और डिवाइडेड बाई 10x बाई 2t माने हो तो t स्क्वायर फिर 2t और प्लस 1, यानी कि t स्क्वायर प्लस 2t और प्लस 1। अब साफ तुम्हें दिखाई दे रहा है कि नीचे वाला जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि y साइन एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस ये 2 दूना के 4 हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसे हम लिख सकते हैं नीचे t प्लस 1 का होल स्क्वायर और dt। अब dt हो जाएगा, ये dx नहीं रहेगा, dt हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए, अब इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो गया, कैसे हो गया सिंपल, तो -4 और ये आपका हो गया इंटीग्रेशन t प्लस 1 का पावर -2 dt। तो आप जानते हो क्या हो जाता है, t प्लस 1 का पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 और प्लस c, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ के बाद हम क्या लिख लेंगे, y साइन एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस, और यहाँ से भी माइनस आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि -1 आएगा ना यहाँ से, तो ये 4 हो गया, और t प्लस 1 का पावर -1 आएगा, तो इसे हम लोग नीचे लिखें
तो ये 1 प्लस टी हो जाएगा और प्लस सी। अब टी का वैल्यू आपको क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो टी का वैल्यू आप क्या माने थे, 10x/2, उसे सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा y sin x इज इक्वल टू 2x प्लस 4/1 प्लस tan x/2 और प्लस c। अब देखिए यहां पे जो हमको c का वैल्यू पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए बोला है, ये जनरल सोल्यूशन है। इस c के जगह पे कोई पार्टिकुलर वैल्यू जब आ जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो इसलिए हमको क्या करना होगा, ये जो इंफॉर्मेशन हमको पहले से दिया था कि y = 0 है, x = π/4, उसको हमें रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ y = 0 है तो 0 और साइन ऑफ x की जगह पे π/4 और इज इक्वल टू 2x, तो x की जगह पे π/4 और प्लस यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4/1 प्लस 10 और x की जगह पे π/4 पड़ेगा, /2 है तो फिर π/8 हो जाएगा और प्लस c। तो ये तो 0 हो गया, तो इस ये हो जाएगा 2 दूना के 4। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, बराबर की इधर भेजते हैं। c का वैल्यू निकालना है तो ये -π/2 हो जाएगा और -4/1 प्लस 10 π/8 हो जाएगा और प्लस बराबर में हमारा c आ गया, है ना। तो c का वैल्यू आपका ये आ गया, ठीक है। अब अगर ये c का वैल्यू आया तो इस c के वैल्यूज को इसमें आपको क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा फॉर जनरल सॉल्यूशन। तो क्या लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ c इन 1। इसको आपको इक्वेशन 1 मानना होगा, ठीक है जी। तो अब चलिए पुट कर दीजिए c का वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखिएगा ये हो जाएगा हमारा y sin x इज इक्वल टू 2x प्लस 4/1 प्लस 10 x/2 और यहाँ पे देखिए ये दोनों माइनस में ही है तो ये -π/2 और -4/1 प्लस 10 π/8 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है जी। दिस इज माय पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है जी। एक तो आपका ये सॉल्यूशन हो गया और इसी को मेथड 2 से हम बना सकते थे। किस स्टेप के बाद, तो आपको बताते हैं। देखिए यहां के बाद हम लोग एक और मेथड से बोले थे बताने के लिए, जब इस sin x को हम लोग किस में बदल देंगे, cos में। कैसे, ऐसे देखिए इसका इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, तो ये 2 अंदर जाएगा तो 2x कर लो और माइनस इसको भी अंदर भेजो तो ये 2 इंटीग्रेशन 1 है ना, ये 2 इधर भी चला जाएगा 1 प्लस इस साइन को क्या लिख दो, cos। और जैसे ही साइन को cos लिखोगे तो x क्या हो जाएगा, π/2 माइनस x लिख सकते हैं और dx। अब यहाँ पे एक फार्मूला यूज करो तो 1 प्लस cos थीटा का, याद है क्या हो जाता है, 2 cos स्क्वायर थीटा/2, 2 cos स्क्वायर थीटा/2। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे ये है तो थीटा/2 का मतलब इसमें /2 करना होगा, है ना, क्योंकि 1 प्लस cos थीटा यही तो है, 1 प्लस cos थीटा। तो क्या हो जाएगा हमारा 2x माइनस 2 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos थीटा 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा/2। तो थीटा हमारा ये है, /2 करेंगे तो π/2 का /2 होगा तो π/4 होगा, x का /2 होगा तो x/2 हो जाएगा। ये हो गया। इसका मतलब अब ये जो है ये 2 से 2 कट जाएगा पहले तो, और 1/cos स्क्वायर π/4 माइनस x/2 को अगर ऊपर लेके चलें तो ये हो जाएगा 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर π/4 और माइनस x/2, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब सेक स्क्वायर π/4 माइनस x/2 का इंटीग्रेशन हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x हो जाता है tan x प्लस c। लेकिन यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 होता है तब, लेकिन यहाँ पे तो x का कोफिशिएंट हमारा 1/2 है, सॉरी -1/2 है, तो हमको -1/2 से फाइनली डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे यहाँ के बाद, ये हमारा क्या था, यहाँ पे y sin x था ना, तो वो तो रहेगा। यहाँ पे हमारा y sin x था वो रहेगा, इज इक्वल टू 2x माइनस, और इसका इंटीग्रेशन अब हम क्या लिख देंगे, 10
एक्स प्लस सी, तो एक्स की जगह पे हमारा क्या है π/4 माइनस एक्स बाई टू। अब प्लस सी लिखने से पहले इसमें हमको डिवाइड करना होगा -1/2 से, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट -1/2 है। अब फिर प्लस सी, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये दो इधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, तो -2 × 10 π/4 और -x/2 और प्लस सी। अब ये सॉल्यूशन आ जाने के बाद हमको अगर पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो ये सी नहीं आना चाहिए। तो वही पार्टिकुलर वैल्यूज निकालने के लिए, सी के वैल्यूज को निकालने के लिए हमें ये दिया गया इन्फॉर्मेशन था कि व्हेन x = π/4 y = 0, तो y = 0 रखोगे यहाँ पे, तो ये 0 × sin π/4 होगा, और = 2 × यहाँ पे x की जगह पे π/4 डालोगे, -2 × tan ये π/4, और x की जगह पे तुम्हें π/4 डालना होगा, तो ये π/8 होगा, और प्लस सी। तो सी का वैल्यू निकालने के लिए ये पूरी क्वांटिटी को इधर भेजना होगा। ये 2 दूना के 4 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये इधर आएगा तो -π/2, और ये इधर आएगा तो प्लस में 2 tan, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी, तो ये आपका इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो -2 tan π/4 और माइनस ये क्या कर दिए भाई, हाँ बिल्कुल सही है, -π/4 और π/8 घटाना है, तो घटा लो भाई, एलसीएम एलसीएम ले लो, तो 4 और 8 का एलसीएम क्या आएगा 8, यानी कि 4 दूना के 8, यानी कि 2π और -π, यानी कि π/8 बचेगा। तो सिंपल भैया यहाँ पे क्या लिख दो 10 के आर्गूमेंट में π/8 और = c। अब इस c का वैल्यू को इसमें पुट करना है, तो फिर से लिख दोगे पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1, और इसको 1 मान लोगे, ठीक है। तो अब c का वैल्यू हम लोग रखेंगे, तो क्या आ जाएगा देखिएगा, ये y × sin x है = 2x, और ये तो प्लस हो जाएगा, और 2 × tan π/4 -x/2 है ना, क्योंकि ये 2 भी ऊपर जाएगा। अब प्लस सी की जगह पे है, तो सी दोनों ही माइनस में है, तो हम लोग माइनस यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। कितना हो जाएगा, माइनस का π/2 और ये प्लस का 2 tan π/8, 2 tan π/8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन अगर होगा तो ये बचेगा हमारा x + 2 tan π/4 -x/2 है ना, ये आ जाएगा इसमें, और माइनस का ये अलग से रहेगा π/2 और प्लस 2 tan π/8। एक और बात, अगर ये sin x को आप उधर ले जाना चाहते हो बाय द वे, तो sin x उधर जाके क्या बनेगा जरा सोचो, डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर पूरी तरह से डिवाइड में हो तो 1/sin x क्या होता है cosec x, तो यहाँ पे आप cosec x लिख सकते हो, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को बना सकते थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इफ वेक्टर a इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर, फिर a.b इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट c वेक्टर, फिर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, देन सो दैट b वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर। हमें ये प्रूफ करना है, ऊपर वाला दिया गया इंफॉर्मेशन के हिसाब से। तो भैया हमको सबसे ही पहले बोला कि a वेक्टर जो है वो 0 वेक्टर नहीं है, और ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक तरफ खींचते हैं, है ना, आरचेस को एक तरफ खींचते हैं, तो a.b वेक्टर माइनस वेक्टर a.c वेक्टर और बराबर के उधर 0 वेक्टर, है ना, क्योंकि हमारा वेक्टर में वेक्टर घटाने पे 0 वेक्टर ही बचना चाहिए। अब इन दोनों में हम देख रहे हैं कि a वेक्टर डॉट a वेक्टर दोनों में है, तो हम इसे a वेक्टर डॉट b वेक्टर और माइनस c वेक्टर लिख सकते हैं इक्वल टू 0 वेक्टर। अब यहाँ से अगर 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 वेक्टर आ रहा है ना, 2 वेक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, सॉरी अब तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर प्रोडक्ट आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है जी, स्केलर आएगा, यहाँ भी आप स्केलर ही लिखो, क्यों, क्योंकि आप ये डॉट प्रोडक्ट लिए हो तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए, ठीक है। वेक्टर में से वेक्टर घटाते तो वेक्टर लिखते, लेकिन ऐसे हम लोग 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे ये पता चलता है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस c वेक्टर इक्वल टू 0 है, तो आइदर a वेक्टर इक्वल टू 0
या फिर बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर बराबर 0, या फिर लिख सकते हो ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस सी वेक्टर, और इसके बीच का एंगल कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या होता है भाई, यही होता है ना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड इंटू इन दोनों के बीच का एंगल, तो ये 0। तो इसे तो हमें पहले ही मना कर रखा है कि 0 नहीं होगा, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, और ये 0 होगा मतलब थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा। लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है ना, तो ये हम लिख सकते हैं आइदर वेक्टर बी माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, या थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अभी तक के इन्फॉर्मेशन से ये आया, लेकिन आगे हमारा क्या है, ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस सी, तो इसको इधर खींचो, तो वेक्टर ए क्रॉस बी और माइनस वेक्टर ए क्रॉस सी। अब यहाँ पे हम लोग 0 वेक्टर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर है तो वो 0 वेक्टर आएगा। ठीक है, अब यहाँ भी हम लोग ए वेक्टर कॉमन ले सकते हैं, तो ए वेक्टर का क्रॉस किसके साथ, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी के साथ, ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी इक्वल टू 0 वेक्टर। यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन निकलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इनटू इन दोनों के बीच का एंगल का साइन, तो ये साइन थीटा इक्वल टू 0 इंटू एन कैप, है ना, इक्वल टू 0 वेक्टर। अब यहाँ से देखो एन कैप तो यूनिट वेक्टर है, वो 0 हो नहीं सकता है, या तो साइन थीटा का 0 होना पड़ेगा, ये तो 0 हो नहीं सकता है क्योंकि वेक्टर ए को 0 पहले ही माना कर रखा है। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन निकलता है कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 0, या फिर साइन थीटा का होना पड़ेगा 0। इसका मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री। अब थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब हुआ कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, है ना, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। अब दोनों केस तो एक साथ नहीं हो सकता है, दोनों केस तो एक साथ नहीं हो सकता है कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी माइनस सी और वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी माइनस सी। एक ही वेक्टर ए, वो दोनों नहीं हो सकता है, पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे लिख देंगे कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी माइनस सी नॉट साइमल्टेनियसली पैरेलल और परपेंडिकुलर, हेंस तब दोनों केस में क्या कॉमन बच गया, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का 0 होना, बी वेक्टर और माइनस सी वेक्टर का 0 होना, यहाँ से ये जो क्वांटिटी है। तो दिस इंप्लाई फाइनल हम लिख देंगे वेक्टर बी माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। प्रूव्ड, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइन्स। आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस एस इंटू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड दूसरा जो आर वेक्टर है यानी कि लाइन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस टी इंटू 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। इन दोनों लाइन्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालना है। तो भैया लाइन का सबसे पहले ये प्रारूप पता करना पड़ेगा कि ये स्क्यू लाइन्स तो नहीं ना है, या फिर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो लाइन पैरेलल का पता करने के लिए यहाँ एस के बाद पता चलता है, क्योंकि हमारा जो लाइन होता है अगर इस फॉर्म में दिया है, इसका मतलब वो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस वेक्टर के पैरेलल होता है। तो ये दोनों वेक्टर अगर आपस में पैरेलल हो गए, सेम हो गए, मतलब दोनों लाइन पैरेलल हो गए। तो यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो इसमें 2 से गुना कर दो तो ये मिल जाएगा। तो 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 मिल गया ना। इसका मतलब ये जो बी वेक्टर है पहले वाला का बी1 वेक्टर, वो लेमडा टाइम्स ऑफ बी2 वेक्टर के बराबर है। यानी कि अगर हम यहाँ पे बी1 जो है हमारा 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 1/2 करके लिख दें अगर इसको, तो ये हमारा हो जाएगा 2 आई कैप प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 4 आई कैप 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो इसके बराबर आ जाएगा, अंदर बाहर बीच के देख लो। इसका मतलब ये दोनों लाइन जो है वो सेम ही वेक्टर के पैरेलल है, मतलब दोनों लाइन आपस में पैरेलल हुआ। देखिए पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हो
तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका फार्मूला आपका डायरेक्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d अगर मान लीजिए है तो ये होता है आपका a2 माइनस a1 वेक्टर और क्रॉस b वेक्टर और डिवाइडेड बाई b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका होल मॉड। अब ये क्या है, ये b वेक्टर होता है जिस लाइन के ये पैरेलल होता है। तो अगर ये दोनों पैरेलल वेक्टर है तो आप b वेक्टर इसको मान सकते हो, किसको, चाहे इसको चाहे इसको। तो b वेक्टर तुम्हारा ये हो गया है ना, b वेक्टर तुम्हारा ये हो गया 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। और a2 माइनस a1 क्या होता है, तो a2 तुम्हारा ये होता है या a1 तुम्हारा ये होता है, किसी को मान सकते हो। इसको, इस वेक्टर को आप a1 मान लो, इसको तुम a2 मान लो, है ना, इसको आप a1 मान लो, इसको आप a2 मान लो, और ये तुम्हारा b वेक्टर हो ही गया। तो ये क्यों हो जाता है ये फार्मूला, अगर इसको प्रूफ करना चाहते हो तो उसका प्रूफ बहुत आसान है। देखो कैसे, सबसे पहले तो ये समझो कि ये क्रॉस लेने का मतलब होता क्या है, प्रूफ समझा रहे हैं, बनाना तो बहुत ईजी है, क्योंकि बाद में फार्मूला भूल जाते हो अगर एग्जाम में, तो वो कैसे याद आएगा, मेमोराइज आ जाएगा तुरंत। तो देखो ये आपका, इसको तोड़ोगे जब तो क्या होगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो a2 माइनस a1 वेक्टर का क्या मॉड, फिर b वेक्टर का मॉड मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल का साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई ये जो मैग्नीट्यूड b लिखा हुआ है वो, और ये जो n कैप था वो इसका मॉड। तो मॉड लेने से ये n कैप खत्म हो जाएगा, क्योंकि n कैप एक वेक्टर होता है जो यूनिट वेक्टर होता है। अब ये b से b कट जाएगा और a2 माइनस a1 का मैग्नीट्यूड का साइन थीटा से मल्टीप्लाई होना। अब a2 क्या होता है, तो a2 a1 जो होता है इसके ऊपर लाई करता है। तो मान लो ये लाइन L2 था तुम्हारा, तो a2 इस पे था, a2 का मतलब ये पॉइंट है ना, ये वेक्टर a2 वेक्टर, और a1 का वेक्टर मतलब ये इस पे का पॉइंट। तो अब ये जो लाइन है मान लो AB, अगर हम बोले कि a2 माइनस a1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब हम AB का मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, यानी कि AB हो गया। और अगर इस एंगल को आप साइन थीटा मान लो तो ये साइन थीटा हो गया। तो इसका मतलब AB साइन थीटा D के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि AB इंटू साइन थीटा जो है आपका वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस फिर से AB, तो AB कट जाएगा और ये D आ जाएगा। तो इस तरह से ये फार्मूला जो होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देता है। तो a2 क्या है, ये वेक्टर, a1 क्या है, ये वेक्टर, b वेक्टर क्या होता है, तो जिसके पैरेलल होता है, इसमें से कोई भी ले सकते हो। क्यों, क्योंकि अगर ये वाला b वेक्टर लोगे तो इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, और अगर इसे b वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हो यानी कि 4i 2j 2k, तो फिर इसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। ये नहीं कि ये वाला वेक्टर ऊपर ले लो और यहाँ b वेक्टर का नीचे वाला का मैग्नीट्यूड ले लो, फिर गलत हो जाएगा। ये दोनों मिलके यूनिट वेक्टर होना चाहिए, ठीक ना। अब यहाँ तक अगर बात समझ में आई तो अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को। ना था a2 माइनस a1 का अगर क्रॉस लेना है b वेक्टर के साथ, तो क्रॉस लेने का क्या तरीका है, सबसे पहले तो आप a2 माइनस a1 वेक्टर निकालो। a2 माइनस a1 वेक्टर क्या आएगा, इसको a2 मान रहे हो, इसको a1 मान रहे हो, तो ये घट के क्या आएगा, i में से i घटा तो 0, तो 0i कैप, फिर j में से j घटा तो 0j कैप, फिर 2k में से 1 के घटेगा तो 3k हो जाएगा, क्योंकि वो माइनस में है पहले से, तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, यानी कि आपका ये हो गया 3k कैप केवल, और क्रॉस b वेक्टर। तो b वेक्टर तुम्हारा क्या है, तो b वेक्टर तुम यही ना बोल रहे थे, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाई इसी का मैग्नीट्यूड, यानी कि अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर इसका क्रॉस लेना है तो क्रॉस लेने का तरीका बता देते हैं। i j k लिखो, फिर 0 0 है ना, 0 0 और 3k लिखो, यानी कि 3 लिखो, फिर यहाँ से 2 1 1 लिखो, 2 1 1, और इसका ले लो डिटर्मिनांट, ठीक है ना। ये आपका a2 माइनस a1 0 0 3 आया तो 0 0 3, और ये आया 2 1 1 तो ये 2 1 1। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेने का मतलब इसको ऑपरेट करना, यही क्रॉस प्रोडक्ट है ना, यही क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है ना। और मैग्नीट्यूड लेना होगा तो अंडर रूट लगा के निकालेंगे। तो सबसे पहले i पे अगर तोड़ा जाए तो ये कटा ये 0 और -3, तो ये कटा ये 0 ये -3, फिर माइनस का j कैप है ना, माइनस का j कैप, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस का j कैप, और ये खत्म ये भी खत्म, फिर -3 दूना के 6, फिर प्लस k कैप, और ये खत्म ये भी 0 ये भी 0, तो ये पूरी कहानी 0 हो गई। यानी कि ये वेक्टर कितना आया, -3i कैप
और माइनस माइनस प्लस 6 जे कैप। तो इसका क्या लेना होगा, मैग्नीट्यूड, क्योंकि ऊपर मैग्नीट्यूड है। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, है ना। और डिवाइडेड बाई क्या था, 2 दूना के 4, 1 5 1 6, यानी कि अंडर रूट 6। तो ये हो गया 6 के 36 और 9 45, तो अंडर रूट 45 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 6। तो भैया आपका परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो आपका क्या आ जाएगा, 45/6 का पूरा रूट ले लो आप, 3 से काटो, 3 दूना के 6, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, यानी कि आपका ये आ गया रूट अंडर 15/2। यही आपका आंसर हो गया। इतना यूनिट है ना, इतना यूनिट इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का और वाला पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। तो ये पॉइंट था जो हमारे प्लेन पे लाई कर रहा था। एंड द पैरेलल टू द लाइंस आर वेक्टर बराबर ए, आर वेक्टर बराबर ये जो 0 दिया हुआ है ना, वो गलती से उन्होंने लिख दिया है, इसको देने का कोई महत्व नहीं है, ये होना भी नहीं चाहिए, है ना, ये होना भी नहीं चाहिए। तो इन्होंने बोला कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, यानी कि ये चाहते हैं कि एक प्लेन का इक्वेशन निकाला जाए जिसके ऊपर एक पॉइंट इन्होंने दे रखा है P, सुनना ध्यान से, और ये जो प्लेन है वो इन दोनों लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल है, कंटेनिंग द एंड पैरेलल टू द लाइंस। कंटेन तो हमारा पॉइंट कर रहा है, लेकिन ये लाइन कंटेन नहीं कर रहा है, लेकिन इन दोनों लाइन के पैरेलल है हमारा प्लेन। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, हमको किसी भी प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए उसके ऊपर एक पॉइंट चाहिए जो ए वेक्टर कहा जाता है, और एक हमें नॉर्मल वेक्टर चाहिए, है ना, जो इसके परपेंडिकुलर हो। तो अगर ये हमारा, अगर एक प्लेन है, इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट मालूम है और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मालूम है, तो हम लोग उसका इक्वेशन लिख देते हैं किस फार्मूला से, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर का डॉट ले लेते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर जो होता है एन कैप उसके साथ, और ये लिख देते हैं 0। कैसे, तो प्रूफ भी कर देते हैं। देखो हमारा ये डॉट प्रोडक्ट 0 क्यों है, क्योंकि एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर एंड प्लेन वेक्टर 90 डिग्री है। अब इस प्लेन के ऊपर, इस प्लेन जो हमारा बड़ा सा प्लेन दिया हुआ है, इस प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट है, तो हम आर वेक्टर इस पे कहीं पे अगर लें, कहीं पे भी इस प्लेन के ऊपर कहीं भी लें, उसको अगर हम आर से ए को जोड़ें तो एक आर ए वेक्टर आएगा जो कि आर माइनस ए है, और उस पर अगर हम नॉर्मल वेक्टर ले लें तो भैया वो परपेंडिकुलर तो हमेशा होगा, क्योंकि प्लेन के किसी भी लाइन से, चाहे वो लाइन कहीं भी हो, यानी कि आर कहीं भी उस प्लेन के ऊपर, आर माइनस ए हमेशा उस एन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो यही ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स होता है आपका प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का इक्वेशन का। तो हमें क्या करना होगा, किसी तरह से पॉइंट तो मालूम है, हमको नॉर्मल वेक्टर निकालना होगा। और आपको पता है नॉर्मल वेक्टर ये दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा। क्यों, क्योंकि जरा सोचो कि दो लाइन अगर हमारा ऐसे जा रहा है हवा में, दो लाइन आपका एक इधर की तरफ जा रहा है और एक इधर की तरफ जा रहा है, तो दोनों के परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, दोनों के परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो जरा सोचो, दोनों के लाइन के परपेंडिकुलर का मतलब हुआ कि उसको पहले शिफ्ट करके एक जगह करो, डायरेक्शन बिना चेंज किए हुए हम लोग वेक्टर को चेंज कर सकते हैं, वेक्टर को मतलब शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर मान लो ऊपर वाला वेक्टर नीचे आ गया, नीचे वाला वेक्टर ऊपर आ गया, तो ये दोनों के परपेंडिकुलर हो, मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया जाए। ऐसा वेक्टर अगर हमें चाहिए जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, हमें तो यही ना चाहिए, ये प्लेन जो है उस लाइन के पैरेलल है। तो लाइन के पैरेलल है मतलब क्या, कि दोनों जो वेक्टर है उसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो हमको ऐसा वेक्टर मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट के लेने से जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का यही प्रॉपर्टी होती है। अगर ए क्रॉस बी लिखते हो, इसका मतलब होता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल वेक्टर तुम्हें मिलेगा। मैग्नीट्यूड कुछ होगा उससे कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड कुछ होगा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक वेक्टर जरूर ऐसा मिलेगा जो उसके परपेंडिकुलर होगा। तो अब हम लोग क्या करें, अब कुछ नहीं करना है, ए वेक्टर तुम्हें मालूम है ये वाला है, तो आर माइनस ए का मतलब क्या हुआ, आर माइनस ए वेक्टर का मतलब यही हुआ ना, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और इसका क्या ले हुए डॉट। एन वेक्टर क्या होगा तुम्हारा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसका वेक्टर का, तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप का क्रॉस लेना होगा तुम्हें किसके साथ, i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप के साथ, ठीक। और इज इक्वल टू आप क्या लिख दोगे 0।
तो भैया देखो वेक्टर इक्वेशन में आप ये भी लिख सकते हो, या एक और काम करो आप कि सबसे पहले इस वेक्टर का इसके साथ क्रॉस ले लो। और क्रॉस लेने का क्या तरीका है ना, यानी कि 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप का क्रॉस अगर तुम्हें लेना है i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप के साथ, तो आपको मालूम होगा कि डिटर्मिनेंट लिखा जाता है i j k, और बारी बारी से पहला कंपोनेंट ऑफ वेक्टर यहाँ पे 2 -3 फिर 2 फिर यहाँ का 1 -3 और 1, इसका डिटर्मिनेंट लिया जाता है ना। तो डिटर्मिनेंट ले लिया जाए तो i कैप के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ये खत्म -3 एकम 3 और माइनस ये माइनस का 3 दूना के 6 आएगा, यानी कि प्लस 6 हो जाएगा। फिर माइनस का j कैप होता है, ये ढकेगा 2 एकम 2 माइनस 2 एकम 2, तो ये 0 हो जाएगा। फिर प्लस का k कैप और फिर ये ढकेगा तो ये 3 दूना के 6 माइनस में, और फिर माइनस ये 3 एकम 3 माइनस में आएगा तो प्लस का 3, यानी ये तो j वाला कंपोनेंट 0 हो गया, j वाला कंपोनेंट 0 हो गया। तो इस तरह से ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 3i कैप और ये आ गया -3j कैप। यानी कि आप सिंपल से कह सकते हो कि ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया 3i कैप माइनस 3j कैप, सॉरी k कैप याद रखना, 3i कैप माइनस 3k कैप, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आया। तो क्रॉस प्रोडक्ट के जगह पे हम लोग प्लग इन कर सकते हैं, तो अगले स्टेप में कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट आ गया है 3i कैप माइनस 3k कैप, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं r वेक्टर माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप और डॉट 3i कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से डॉट ले लो, इसका डॉट इसके साथ फिर इसका डॉट इसके साथ, तो r वेक्टर डॉट 3i कैप माइनस 3k कैप और फिर माइनस इसका इसके साथ डॉट लेंगे तो माइनस का बाहर रहने दो, इसका इसके साथ डॉट लोगे तो i के साथ का कोफिशिएंट j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट के साथ 0 कर लो, ठीक है। तो अब i का करोगे तो 3 हो जाएगा, j यहाँ है j यहाँ नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और k का k के साथ करोगे तो ये -1 है और ये -3 है तो +3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया 3 और 3 6, 3 और 3 6। इसका मतलब कि r वेक्टर डॉट 3i कैप माइनस 3k कैप 3i कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू कर सकते हो, उधर भेज सकते हो, 3 3 6 हो जाएगा। तो ये कह सकते हो कि तुम्हारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन हुआ, प्यारा सा लग रहा है। और अगर इसी का कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए, यहाँ पे लिख भी लो कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए तो r वेक्टर को रिप्लेस कर दो xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप के साथ, और इसका डॉट लेना है 3i कैप माइनस 3k कैप के साथ और इक्वल टू 6 लिखना है। तो कर लो, कंपोनेंट डॉट करते समय i को i के साथ मल्टीप्लाई करो, 3x, j वाला कंपोनेंट यहाँ है यहाँ नहीं है तो 0 हो जाएगा, और k का यहाँ है तो -3z हो जाएगा इक्वल टू 6। तो तुम्हारा ये 3x है ना और -3z इक्वल टू 6, दिस इज द योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब 3 से डिवाइड भी कर सकते हो, तो यानी कि x माइनस जेड इक्वल टू 2, x माइनस जेड इज इक्वल टू 2 इज द योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो अब यहाँ का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन बी का वीडियोस हम लोग अगले वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जस्ट अपलोड होगा, जस्ट शाम तक सुबह तक जैसे पहले आ जाए अपलोड करेंगे। आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को, जैसे ही अपडेट होगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो।